नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर सीरीज। आज का हमारा जो टॉपिक है G7 की मीटिंग्स को लेकर के हम लोग बिल्कुल टू दी पॉइंट समझेंगे और अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे कि सबसे पहली बात, ये जो G7 का मीटिंग हो रहा है राइट नाउ 19 मई से 21 मई तक चलेगा। तो एक तो है आपका कि वाई इन न्यूज़, तो न्यूज़ पे क्यों है, इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर मीटिंग में क्या डिस्कस किया जाएगा, क्या वो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है, क्या पॉइंट्स है, इन सारे चीज़ों को आपको जो है समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इसके साथ साथ कई सारा जो जियो पॉलिटिक्स चलता है अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, तो ये जो मीटिंग है आपके भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इस मीटिंग में कौन अटेंड करेंगे और इसके साथ साथ उस अटेंडिंग में अलग अलग कंट्री जो मेंबर है इस ग्रुप की, उनका क्या ओपिनियन होगा, और लास्ट में फिर हम लोग वे फॉरवर्ड दे करके फिर क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो टॉपिक हमारा है इसको आप हमेशा ये सोचिए कि इस पार्टिकुलर मीटिंग से भारत पे इम्पैक्ट्स क्या पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आपको पिक्स में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, देन जो बाइडेन और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। तो सबसे पहली बात, अगर हम मोदी जी की बात करेंगे तो ये जो G7 का मीटिंग है ये हेल्ड हो रहा है आपका जापान के हिरोशिमा पे, और हिरोशिमा का एक अलग सा इम्पोर्टेंस है। 1945 का आपको इंसिडेंट याद होगा जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वहाँ पर गिराया था हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। तो लगभग इस इंसिडेंट की वजह से 1,40,000 लोग जो है पीपल डाइड हो गए थे वहाँ पे, और कुछ पीपल मान लीजिए बचे भी थे तो उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, फिर बाद में वो भी जो है डेथ कर गए। यहाँ पर जो मोदी जी हैं इस बार इस पार्टिकुलर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, और इसमें ख़ास बात यह है कि पोखरण का न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था, तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो राइट नाउ G7 की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं आफ्टर पोखरण टेस्ट। ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। पोखरण टेस्ट के रिगार्डिंग आपको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इस कंटेंट्स को भी समझ के चलना है। हम इस टॉपिक के माध्यम से कई सारा जियो पॉलिटिक्स का एंगल हम लोग समझेंगे। आखिर क्यों इस पार्टिकुलर मीटिंग को G7 का होस्ट किया गया आपके हिरोशिमा पे, क्या वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इसके साथ साथ G7 में कौन कौन सी कंट्री मेंबर और किस पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ये G7 काम करती है, और कहीं ना कहीं हम लोग चाइना का भी एंगल समझेंगे। क्योंकि दोस्तों चाइना क्या है कि G7 का मेंबर नहीं है और भारत भी मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को इनवाइट किया गया। इस पार्टिकुलर मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा, आइए दोस्तों उसको डिटेल वे में टू दी पॉइंट समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इन न्यूज, देन इसके बाद व्हाट इज द G7 एंड विच कंट्री आर मेंबर। यानी कि पहले बात करेंगे कि न्यूज पे क्यों है। राइट नाउ 19 में से 21 में इसका जो है आपका मीटिंग हो रहा है आपका हिरोशिमा जापान में, दैट्स वाई न्यूज़ पे। और जापान का एक अलग सा सिग्निफिकेंस है भारत के लिए, तो वो एक रिलेशन एक अलग सा है भारत का जापान के साथ। G7 के बारे में थोड़ा देखा जाएगा। उसके बाद फिर मेन कंसर्न क्या है इस पार्टिकुलर मीटिंग का, G7 मेंबर्स में जो ग्रुप है, जो अलग अलग कंट्री, उनका क्या इंपॉर्टेंट ओपिनियन है। इसके बाद आखिर इस पार्टिकुलर प्लेसेस को क्यों चूज किया गया, उसके बाद आपका वे फॉरवर्ड, और लास्ट वन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। बट सवाल ये है दोस्तों कि इस पार्टिकुलर मीटिंग में, और जब मोदी जी इस मीटिंग को मान लीजिए अटेंड कर रहे हैं, हालांकि वो मेंबर नहीं है, इनवाइटी हैं, तो भारत के लिए क्यों मैटर करता है ये आपका ग्रुप ऑफ 7 मेंबर, या ग्रुप ऑफ 7 कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जापान इज द होस्टिंग G7 समिट इन हिरोशिमा। हिरोशिमा का एक अलग सा सिग्निफिकेंस है, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि 1945 में यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ, जिसमें लगभग 1,40,000 से ज़्यादा लोग, यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बॉम्ब गिराया था, जिसकी तरफ से लगभग कई लोगों का जो है मृत्यु हो गया, और इसके साथ साथ कई लोग जख्मी भी हो गए। बाद में प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण फिर उनको जो है बाद में वो डेथ हो गए। ये जो मीटिंग आपका हेल्ड होगा 19 मई से लेकर आपका 21 मई चलेगा। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट जो है कंट्री है जो इस ग्रुप के मेंबर है, जिसमें आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन जो यूनियन है आपकी, एक आपका नॉन एनुमरेटेड मेंबर है। ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है, यानी कि G7 और प्लस है कि आपका यूरोपियन यूनियन। इसके बाद ये जो इवेंट है कम्प्लीटली ये फ्राइडे मॉर्निंग से शुरुआत हो जाएगा, यानी कि आज ही के दिन से। और ये आपका कंडक्ट कहाँ पे होगा, तो हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क, यहाँ पर इस इवेंट्स का जो है आपका शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, 1945 ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया। आइए बढ़ते हैं G7 के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7 क्या है, एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लगभग 7 कंट्री इस ग्रुप की मेंबर है, और लगभग इस पार्टिकुलर ग्रुप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल पीस, इसके साथ साथ आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो है एनर्जी पॉलिसीज को लेके काम करना, और
पीस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ये काम करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग काम करती है ये पार्टिकुलर ग्रुप, जो इसका मेन कंसर्न है, मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो कई सारे जो मेंबर राइट नाउ भी है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका यूके, इसके साथ आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इधर जो यूरोपियन यूनियन है ये आपका नॉन मेंबर है। ये आपको अच्छे से पॉइंट समझना है। अगर हम बात करेंगे G7 का, तो इसका जो GDP है आपका लगभग $40 ट्रिलियन है। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और जो फैक्ट्स है G7 के रिगार्डिंग। पहला फैक्ट क्या है कि G7 में जितनी भी मेंबर कंट्री है, तो कुल मिला के ग्लोबली 10% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है इसी आपके G7 के अंदर आता है। पहला फैक्ट्स आपको ये समझना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि 31 आपका लगभग 31% जो ग्लोबल GDP है वो इसी G7 से कवर होता है, ग्लोबल GDP। और तीसरा जो फैक्ट रिमेंबर रखना है कि 21% जो ग्लोबली कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस है वो इसी G7 ग्रुपिंग यानी जो कंट्री मेंबर है वहाँ से आता है आपका। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। 1975 का एंगल, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसकी परमानेंट मेंबर है, कौन नॉन मेंबर है, ये आपका फैक्चुअल चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं जो अलग अलग कंट्री इसकी मेंबर है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जी, तो उनका ये प्लान है इस पार्टिकुलर मतलब के मीटिंग में अपने ओपिनियंस के हिसाब से, और इससे पहले भी कई सारा सैंक्शन ये लगा चुके हैं आपके यूक्रेन के, रशिया के ऊपर, सॉरी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को एक चीज़ और पॉइंट ये भी क्लियर है कि 24 फरवरी 2023 में आपका रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा था उसका एक साल हो गया था, ये एनिवर्सरी हो गया था, जिसके रिगार्डिंग कई सारी कंट्री जो है फ्रंट पे आई और रशिया के ऊपर जो है सैंक्शन लगाना शुरू की। इसी बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया के ऊपर जो है $US को यूज़ नहीं करने का सैंक्शन लगा दिया, जिसके कारण अभी आप एक न्यूज़ देख रहे होंगे कि हमारी जो RBI बैंक है यानी सेंट्रल बैंक, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गोल्ड जो है ख़रीद रही है, और इसके अलावा भी और भी अदर कंट्री के सेंट्रल बैंक जो गोल्ड खरीद रही है। देखिए इस मीटिंग का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है वो आपका रशिया यूक्रेन का जो है वॉर, और किस तरह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया जाए ताकि ये स्टेबिलिटी हो जाए और रशिया का जो यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है कॉन्टिन्यूसली ये थोड़ा सा रुक जाए, खत्म हो जाए, बंद हो जाए, जो मेन कंसर्न है। तो इसके रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जी, उन्होंने एक प्लान किया कि 300 न्यू सैंक्शन एज G7 मूव्स टू टाइटन स्क्रू ऑन रशिया। यानी ये अब जो है लगभग 300 से ज़्यादा नया सैंक्शन ये लगाना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट। इसके साथ साथ कुछ जो वेस्ट कंट्री है जैसे आपका साउथ कोरिया और आपकी जापान है, ये ऑलरेडी जो है सैंक्शन लगा चुकी है, किसके ऊपर में इंपोज कर चुकी है, रशिया के ऊपर। तो मेन कंसर्न क्या है, रशिया और यूक्रेन का, ये आपको रिमेंबर रखना है। और इस पार्टिकुलर मीटिंग में ये भी कहा जा रहा है कि संडे के दिन आपके जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो भी इसमें जो है शामिल होने वाले हैं, अगर यूक्रेन का हालात सही रहेगा तो, अदरवाइज वो वर्चुअल मीट करेंगे फिर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर अगर वेस्टर्न कंट्री में है तो साउथ कोरिया एंड जापान हैव ऑलरेडी इम्पोज सम ऑफ द टफेस्ट सैंक्शन एवर, बट लीडर्स इन हिरोशिमा आर एक्सपेक्टेड टू टाइटन द स्क्रू स्टिल फर्दर। 300 से ज़्यादा सैंक्शन ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स लगा चुकी है, वेस्टर्न कंट्री अपना काम कर ही रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी मैटर पता होगा कि अगर हम बात करेंगे सेंट्रल एशियन, जो आपकी सेंट्रल एशिया की जो अलग अलग कंट्री है, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारा जो आपका सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, तो ये जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, तो चाइना और यूरोप के जो बीच का जो ब्रिज होता है, चाइना और यूरोप के जो बीच का जो ब्रिज होता है वो आपका सेंट्रल एशिया होता है। अब जैसा कि दोस्तों इस मीटिंग में यूरोप जो है वो भी प्रेजेंट हो रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझना होगा कि यूरोप को बिल्कुल बैलेंस अप्रोच लगा करके काम करना होगा, बिकॉज चाइना और यूरोप का अच्छा कनेक्शन है। और अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि चाइना यूरोप के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर मान लीजिए यूरोप इस बीच में कुछ अगर इम्बैलेंस बात कर देता है और मान लीजिए कि चाइना के रिगार्डिंग कुछ अगर ख़राब बात हो जाता है, तो यहाँ पर चाइना को जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये पॉइंट्स तो आपको समझना है, बिकॉज चाइना जो है इस पार्टिकुलर ग्रुप का मेंबर नहीं है, जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया। आइए बढ़ते हैं कि और किस कंट्री ने क्या भी सैंक्शन लगाया। आपको दिख रहा है कि यूके के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक जी, इन्होंने भी जो है कई प्रकार का सैंक्शन लगाया है रशिया के ऊपर में। जैसे एज फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो है डायमंड के ऊपर पहले एक सैंक्शन लगाया गया था, डायमंड जो है बैन किया गया था रशिया का, आपका कहाँ पे, यूके में।
इसके साथ साथ और भी कई सारा जो इम्पोर्ट्स होता है, मतलब कहाँ से, इम्पोर्ट्स ऑफ रशियन कॉपर, एल्युमिनियम एंड निकल एंड इम्पोज सैंक्शन ऑन 86 पीपल एंड कंपनीज लिंक टू रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। ठीक है, तो ये जो आपका है यूके के प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर्स का एंगल है, जिन्होंने अलग अलग जो है सैंक्शन लगाया, अलग अलग जो है बैन किया। कई सारे लोग ऐसे थे जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से जुड़े हुए थे, उनको जो है मतलब कि डीलिंक्ड कर दिया गया। तो ये कंप्लीट अप्रोच है जो अपने तरफ से अलग अलग जो मेंबर ऑफ ग्रुप है जो अपने तरफ से अपना जो है काम कर रही है। कहीं पे वेस्टर्न कंट्री कुछ कर रही है, कहीं पे यूके कुछ कर रहा है, और कहीं पर आपका यूनाइटेड स्टेट्स कुछ कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियंस का, जो इसकी एक नॉन मेंबर है, तो स्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन विद चाइना इंपॉर्टेंट। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंस्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन विद चाइना। जैसा कि दोस्तों क्या है कि चाइना यूरोप की तरफ क्या है आगे बढ़ रही है, मोर फोकस है, और इसके साथ साथ चाइना और यूरोप के बीच का जो ब्रिज इंपॉर्टेंट है वो आपका सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया है, ये एंगल आपको समझना है, सेंट्रल एशिया है। तो चाइना इज ए बिग इशू एज द G7 लीडर मीट इन जापान विद सम कॉलिंग फॉर ए टफर लाइन। यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकल हैज स्ट्रेस्ड इट इज इन द यूरोपियन यूनियन इंटरेस्ट टू मेंटेन स्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन विद चाइना। चाइना के साथ हम लोगों को बिल्कुल बैलेंस लेके चलना होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच का जो पार्ट है आपका सेंट्रल एशिया है, और कहीं ना कहीं रशिया से उसका कनेक्शन है। ये एंगल आपको समझ के चलना है ओवरऑल। He says the European Union will urge China to step up pressure on Russia to stop its military aggression in Ukraine. अब देखिए यूरोपियन यूनियन भी जो है अपने एंगल से जो है अपना काम वाम जो है कर रही है, टू स्टेप अप प्रेशर ऑन रशिया टू स्टॉप इट्स मिलिट्री एग्रेशन इन यूक्रेन। ठीक है, मतलब कि यूरोपियन यूनियन चाइना को अर्ज कर रहा है, और फिर चाइना जो है प्रेशर डालेगी रशिया पे, और रशिया अपना मिलिट्री का जो एग्रेशन है यूक्रेन से जो है थोड़ा सा पीछे खींच देगा। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की तरफ कौन बढ़ रहा है? चाइना बढ़ रहा है। तो अब जो है यूरोपियन यूनियन जो है चाइना को मनाएगी, और चाइना रशिया से बात करेगा, और रशिया फिर अपना जो मिलिट्री का एग्रेशन है वो यूक्रेन पे से कम कर देगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, इस पार्टिकुलर मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सिग्निफिकेंस है इस मीटिंग का, वो है रशिया और यूक्रेन का जो है क्राइसिस। और इस पार्टिकुलर क्राइसिस को जल्द से जल्द इस मेंबर ग्रुप जो है चाहती है कि ये आपका स्टेबल हो जाए, ख़त्म हो जाए, और कहीं ना कहीं जो अलग अलग कंट्री है आपकी, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे आपका यूके हो, या फिर आपका यूरोपियन यूनियन का एंगल हो, या कह सकते हैं कुछ आपका वेस्टर्न कंट्री हो, वो अलग अलग अपना सैंक्शन जो है इम्पोज ऑलरेडी कर रही है। ये एंगल आपको समझना है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इस मीटिंग को जो अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से ये सवाल उठता है कि भारत और जापान का क्या वो इम्पोर्टेंट रिलेशन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को एक एंगल ये समझ में आ रहा होगा कि भारत और जापान का जो रिलेशन है वो काफ़ी गहरा और काफ़ी पुराना है, और ये टॉपिक हमारा जो है GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे। तो देखिए, भारत के लिए अगर हम बात करेंगे कि जापान क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक बहुत सारा डायमेंशंस है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, डिफेंस हो। हम लोग कई सारे एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग 2-3 पॉइंट समझेंगे, क्योंकि आज मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन जाते जाते रिसेंट्स क्या डेवलपमेंट हुआ भारत और जापान के बीच में वो जरूर हम बता के आपको निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और क्या हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर जो G7 की समिट हो रही है वो हिरोशिमा पे ही क्यों हो रही है, और किस तरह से ये ग्रुप ऑफ 7 की जो समिट होती है ये लोग अपना लोकेशंस को कैसे डिसाइड्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, G7 मेंबर टेक इट इन टर्न्स टू होस्ट द ग्रुप एनुअल समिट। ये मीटिंग जो है ये एनुअली होती है, ऑफ्टन चूजिंग बीच रिसोर्ट्स और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट सिटीज़। अब देखिए, हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो आपको याद होगा कि 1945 में बॉम्ब का अटैकिंग हुआ यूएस की तरफ से। दैट्स वाई ये जो आपका सिटी है, शहर हिरोशिमा, इसको चूज़ किया गया है। और नॉर्मली क्या है कि यहाँ पर अभी भी उसी हाल में लोग रहते हैं, बंजर का एरिया है, और वो जो न्यूक्लियर अटैक था, बॉम्ब का, परमाणु का जो अटैक था, उसका असर, उसका इफेक्ट आज भी यहाँ पर दिखता है। ठीक है, इसके साथ साथ जापान के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे फूमियो किशिदा, ये रिमेंबर रखिएगा, इससे पहले शिंजो एब थे, हैज़ गॉन फॉर द लेटर अगस्त 6, 1945। The United States dropped the atomic bomb on Hiroshima, लेवलिंग द सिटी, इन सिटी को ख़त्म करने के लिए, इन किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिसमें मैंने पहले आपको बताया 1,40,000 के आसपास इसमें लोग जो है किल हुए थे। ये पॉइंट को अच्छे से समझना है।
और दोस्तों इस वीडियोस को एंड करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि भारत और जापान का जो इम्पोर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट हुआ वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। पहला जो आपका रिसेंट डेवलपमेंट है भारत का, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये आपको पॉइंट समझना है। पहला फर्स्ट वन जो रिसेंट डेवलपमेंट चल रहा है। उसके बाद आपका ACSA नाम का एक एग्रीमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ये एंगल आपको समझना है, जो भी भारत और आपका जापान के बीच का जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है। कई सारा हम लोग एक्सरसाइज किए हुए हैं जापान के साथ, जिसमें आपका जाइमेक्स एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जाइमेक्स। इसके साथ आपका धर्मा गार्जियन, इसके साथ आपका सिनयू मैत्री, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये ऐसा है कि भारत और जापान जो है ये आपकी G20 की भी मेंबर है, साथ साथ ग्रुप ऑफ 4 की भी मेंबर है, और इसके साथ साथ आपका इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर यानी ITER इसकी भी जो है मेंबर है। तो कुछ रिसेंट डेवलपमेंट है भारत और जापान के साथ, जिसमें आपका सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, अक्सा एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जो दोनों कंट्री के बीच में है। ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जाइमेक्स, धर्मा गार्जियन, देन साइनियो मैत्री। इसके बाद आपका लास्ट वन, भारत और जापान जो है ये दोनों जो है G20 की भी मेंबर है, G4 की भी मेंबर है, और साथ साथ ITER दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, इसकी भी मेंबर है। आइए दोस्तों आज का हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल द 4 कंट्री मेंबर्स ऑफ G20, यानी इसमें से कौन सा वो फॉलोइंग ग्रुप्स है जो G20 की मेंबर है। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। बी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड। ब्राजील, ईरान, सऊदी अरबिया एंड वियतनाम। इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस का जरूर आप आंसर्स दें। आई होप कि आज का जो G7 का जो समिट्स जो चल रहा है ये कॉन्टिन्यूसली 21 तक चलेगा। तो इस समिट्स का मेन कंसर्न्स क्या है, अलग अलग कंट्री का क्या ओपिनियन है, इसके साथ साथ मैंने डिस्कस किया आपके साथ G7 के बारे में, कब ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और राइट नाउ भारत के जो प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं तो उनका खास वजह क्या है पहुंचने का, और भारत और जापान का रिलेशंस क्या है। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ आप जरूर बने हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।